जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज़ अ तनु एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पर्सनालिटी। जो पर्सनालिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेनली साइकोलॉजी और साइकेट्रिक दोनों में हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को समझने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए। उसके अंदर ये मेनली हेल्प करता है कि पर्सन का एक्चुअल में बिहेवियर क्या है, उसकी क्या थिंकिंग है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसका एटीट्यूड है, वो उसमें जानने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या होती है कि पर्सनैलिटी मीन्स ये नहीं है कि पर्सन बाहर से कैसा दिखा रहा है, खुद का ड्रेसअप कैसा है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उससे वो पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं होती है। पर्सनैलिटी वो होती है एक्चुअल में जिसमें इंडिविजुअल जो भी उसकी टोटल क्वालिटी होती है इंडिविजुअल की, जैसे कि थिंकिंग हो गया, एटीट्यूड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इन सबको जो भी ये सब क्वालिटीज़ जो होती है पर्सन की, दैट इज़ अ पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो पर्सोना से लिया गया है और मास्क जिसका मीन जो कि यूज़ किया जाता है ग्रीक एक्टर्स के थ्रू ड्यूरिंग देयर ड्रामाज। कि क्या किया जाता है कि पर्सनैलिटी के अंदर मेनली जैसे कि ड्रामाज के थ्रू, यानी इसमें पर्सन क्या होता है कि जो भी उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी होती है उसको छुपा करके जो उसको ड्रामेटिक पर्सनैलिटी होती है उसमें शो करता है वो। जैसे कि आप रामायण वगैरह देखते हो तो उसके अंदर जैसे कोई ड्रामा चल रहा है, जैसे दशहरे के टाइम में भी रामायण चलती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसके अंदर जो पर्सन होता है वो क्या कहते हैं, जो भी पर्सन में ड्रामाज में जो भी हिस्सा ले रहे हैं पर्सन, वो उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी को हाइड करके जो ड्रामेटिक पर्सनैलिटी, जैसे श्री राम का रोल हो गया, सीता का रोल हो गया, तो वो पर्सनैलिटी शो करते हैं। मतलब एक राम सीता इनके रोल को अपन क्या रहते हैं, एक पॉजिटिव वे में लेते हैं कि हाँ मतलब उनकी क्वालिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम सब उनको मानते हुए आ रहे हैं कि वो उनकी क्वालिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी थिंकिंग वगैरह इनकी हम सराहना करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है कि इंसान अपनी जो भी उसकी थिंकिंग है, जो भी उसकी पर्सनैलिटी, उसको कैसे शो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी इज समथिंग दैट इनेबल अ पर्सन टू स्टैंड आउट एज अ डिफर फ्रॉम द अदर। कि पर्सनैलिटी क्या होती है, कुछ मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसी क्वालिटी होती है पर्सन की जो कि क्या बनाता है उसको, कि एक ग्रुप है, एक मतलब बहुत भीड़ है लोगों की, वहाँ पर उसको क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, उसको अलग दिखा रहा है, उसको अलग दिखाने का शो कर रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको रामायण का एग्जांपल दिया कि जैसे राम जी की जो पर्सनैलिटी, वो जितना भी ग्रुप है, जितने भी रोल प्ले कर रहे हैं उनमें से सबसे अलग दिखती है, सबसे शो दिखती है, वो सबसे मतलब सब पर्सन जानते होते हैं कि उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी थिंकिंग कैसी है। तो उसके बिहाफ पे मतलब ऐसी पर्सनैलिटी होना जो कि किसी ग्रुप के अंदर उस पर्सन को क्या करे, अलग शो करे, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। इसके अलावा पर्सनैलिटी क्या होती है, टोटल क्वालिटी होती है इंडिविजुअल की के बिहेवियर की, जिसके अंदर उसकी थिंकिंग, उसका एटीट्यूड, उसका इंटरेस्ट, जो कि क्या करते हैं एक्टिंग एंड पर्सनल फिलोसॉफी ऑफ लाइफ की, वो क्या करता है, जो भी उसकी टोटल क्वालिटीज़ जो होती है पर्सन की, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स का और क्वालिटीज़ का। यानी पर्सनैलिटी क्या होता है कि कॉम्बिनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी दैट फ्रॉम एन इंडिविजुअल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि क्या बनाती है, एक इंडिविजुअल का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाती है। नेक्स्ट इसके बात करें कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को। तो वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि मे बी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। फर्स्ट होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल इज़ वॉट, कि जैसे हेरिडिटी हो गया, है ना, ब्रेन, फिजिकल फीचर्स हो गए, ब्रेन कैसे उसका सोचता है पर्सन का, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं कि पर्सन कैसे थिंकिंग करता है, किस चीज़ को वो पॉजिटिव में ले रहा है, किस चीज़ को वो नेगेटिव में ले रहा है। इसके अंदर वो पर्सन, जैसे कि इसमें शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, की बॉडी का शेप एंड साइज़ क्या है, क्योंकि एक होती है ना कि किसी की पर्सनैलिटी, कोई बोना पर्सन होता है, किसी की हाइट लंबी हो जाती है, तो उनमें भी क्या कहीं ना कहीं ये बैरियर करता है कि कहीं ना कहीं पर्सन को लगता है कि मैं इस ग्रुप का नहीं हूँ, वो खुद को डिफरेंट मानने लगता है। तो वो चीज़ भी अफेक्ट करती है पर्सनैलिटी को, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को कम करती है। इसके अलावा जैसे फिजिकल हैंडीकेप पर्सनस हो गए, शाइनेस उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन है, यानी डिफरेंट ग्रुप के पर्सनस हैं, वो उस ग्रुप के नहीं हैं, उनको ऐसा फील होता है। ठीक है, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल जो फैक्टर होता है इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, मेनली एटीट्यूड हो गया, कैरेक्टर्स हो गई, उस पर्सन की विल जो होती है,
इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ हो गई पर्सन की, वो क्या करती है, मेनली बैरियर का काम करती है। जैसे कि कोई पर्सन है, उसका विल पावर तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एबल नहीं है डिसीजन लेने के लिए, यानी विल पावर भी उसका पूरा मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, उसका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो क्या वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे भी ये क्या करती है, अफेक्ट करेगी। अगर विल पावर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो वो क्या करेगा कि डिसीजन भी प्रॉपरली नहीं ले पाएगा, और डिसीजन प्रॉपरली नहीं होने की वजह से ना उसका कोई क्विकली एक्शन होगा, तो वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। थर्ड जो फैक्टर आता है दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी इसके अंदर जैसे कल्चरल नॉर्म्स हो गया, वैल्यूज़ हो गई, जो कि जिसमें कई पर्सन्स होते हैं जो कि फॉलो नहीं कर पाते उन चीज़ों को, तो वहाँ पे भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी अफेक्टेड बाय द रिलेशन ऑफ अदर ओवर डिसिप्लिन्स विल रिजल्ट इन अ रिबेलियसनेस उनमें देखने को मिलती है। ओनली द चाइल्ड हु गिव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जिनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाता है उनमें रिबेलीनेस देखने को मिलती है, रिबेलियसनेस। लाइक जैसे कोज इंडिविजुअलिटी, सेल्फ सेंटर्ड, डिमांडिंग, सेल्फिश टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कई फैमिलीज़ में होता है, जैसे पूरे परिवार में ओनली एक लड़का है और बाकी सब लड़के, तो उसको क्या मिलती है, एक अटेंशन दी जाती है, प्रॉपर अटेंशन उसे मिलती है। तो वो अटेंशन कहीं ना कहीं उसके एटीट्यूड लेवल को क्या बना देता है, इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, गुड स्कूल जो होती है वो हेल्प करती है पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये तो थे हमारे फैक्टर्स जो कि थे बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की। तो पर्सनैलिटी जो होती है उसके 4 टाइप्स होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट जो टाइप था वो हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन है, सेकंड इज क्रिचमस क्लासिफिकेशन, थर्ड इज सेल्डन क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज जंग्स क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन का, जिसमें मेनली 4 टाइप्स की पर्सनैलिटी दी गई है। दैट इज सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, कॉलेरिक एंड मेलनकॉली। जो सैंग्विन वाले पर्सन होते हैं वो चीयरफुल रहते हैं, एनर्जी उनमें देखने को मिलती है, पॉजिटिव थिंकिंग हमें उसमें देखने को मिलती है। फ्लेगमेटिक वाले जो पर्सन्स होते हैं ये कूल रहते हैं, काम होते हैं, स्लो मूविंग करते हैं, मतलब जो भी वर्क करते हैं वो धीरे धीरे करते हैं, इमोशंस उनमें नहीं देखने को मिलती है, एंजाइटी भी हमें नहीं देखने को मतलब एक्साइटमेंट भी उन्हें नहीं देखने को मिलती है। जो कॉलेरिक पर्सन वाले पर्सनैलिटी वाले जो पर्सन्स होते हैं वो बॉडीली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं। वो बॉडी तो स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन जो इमोशनली होते हैं वो वीक होते हैं। फिर आता है मेलनकॉलिक, जो कि डिप्रेस्ड होते हैं, सैडनेस उनमें देखने को मिलती है, नेगेटिव ही थिंक करते हैं, वो हमेशा कोई एनर्जी नहीं रहती है, और नो उसमें कोई हैप्पीनेस भी हमें वहाँ देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट आता है क्रिचमस क्लासिफिकेशन। क्रिचमस क्लासिफिकेशन जो होता है ये मेनली एस्थेनिक होता है, एथलेटिक होता है और एक पाइकेनिक होता है। जो एस्थेनिक होता है इसमें क्या होता है, जैसे जो पर्सन होता है एस्थेनिक पर्सनैलिटी वाला पर्सन, वो टॉल होता है, थिन होता है, सेंसिटिव, मेक अ फ्यू फ्रेंड, सेंसिटिव होता है और क्या बनाता है, बहुत कम फ्रेंड्स वो मेनली बनाता है। एथलेटिक की अगर हम बात करें तो बैलेंस बॉडी, एनर्जेटिक एंड एक्टिव, एडजस्टेबल वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है पाइकेनिक। पाइकेनिक जो होती है राउंड एंड फेट एंड गुड नेचर उसका देखने को मिलता है, मतलब गोलू मोलू सा वो होता है पर्सन, ईजी गोइंग, सोशल, और ईजीली वो सोसाइटी में क्या होता है, सोशियलेबल हो जाता है। फिर आता है सेल्डन्स क्लासिफिकेशन। सेल्डन क्लासिफिकेशन मेनली 3 टाइप्स का होता है। दैट इज एंडोमॉर्फिक क्लासिफिकेशन, मिजोमॉर्फिक क्लासिफिकेशन एंड एक्टोमॉर्फिक क्लासिफिकेशन। एंडोमॉर्फिक जो टाइप के पर्सनैलिटी के जो पर्सन होते हैं वो कंफर्ट लवर होते हैं, सोशियलेबल होते हैं, फूड लवर होते हैं, स्लीप क्या रहते हैं, नींद को वो डीपली रहते हैं। इसके अलावा मिजोमॉर्फिक जो पर्सनैलिटी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर होते हैं, लाउड टॉकिंग उनकी वॉइस होती है, मोर एक्टिव हमें देखने को मिलते हैं, लव, रिस्क एंड एडवेंचर उनको पसंद होता है। ठीक है, इसके अलावा एक्टोमॉर्फिक जो पर्सन होते हैं वो अनसोशियलेबल होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग एंड फ्रेजाइल नेचर के हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है जंग्स क्लासिफिकेशन, जो कि 2 टाइप की पर्सनैलिटी हमें इसमें देखने को मिलती है। दैट इज़ एक्सट्रोवर्ट और दूसरी होती है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट यानी जो पर्सन क्या होता है, सोशिएबल होता है, गुड मैनर्ड होता है, फ्रेंडली हमें देखने को मिलता है कि इजीली वो अपसेट भी नहीं होता है। जबकि इंट्रोवर्ट वाला बिल्कुल उसके अपोजिट होता है कि वो क्या होता है, रिजर्व्ड नेचर, शाइनेस हम बोल सकते हैं, किसी से बिल्कुल कम बात करना, लेकिन उसकी जो राइटिंग होती है वो अच्छी मिलती है हमें, स्पीकिंग नहीं बोलता है, वो ज़्यादा नहीं बोलता है और हेल्पफुल नेचर का हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट इसकी बात करें थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की, तो मेनली हम यहाँ पे दो थ्योरीज पढ़ेंगे जिसमें होती है इंटरनल ग्रोथ थ्योरी में साइकोडायनेमिक थ्योरी, जिसके अंदर मेनली जो साइकोडायनेमिक थ्योरी थी जो कि सिगमंड फ्लूड ने दी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी भी हम इसे कह सकते हैं मेनली। इसके अंदर फर्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी के कितने स्ट्रक्चर होते हैं? मेनली 3 होते हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आईडी, ईगो, साइको एनालिटिकल जो थ्योरी थी उसके बारे में बताया था। तो आईडी में क्या होता है, इड के अंदर इसको स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स भी कहा जाता है, इसमें जो कि बेबी के बर्थ से प्रेजेंट होती है और प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है कि यानी जब बेबी एनवायरनमेंट में आता है, आउटर एनवायरनमेंट है, तब से उसकी जो नीड्स होती है, उसकी डिज़ायर्स होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। वही ईगो जो होता है ये एक पुलिसमैन का काम करता है, किसके बीच में? इड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में। जो इड होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो रियल है उसी पर ही वो वर्क करेगा, जबकि सुपर ईगो जो होता है वो मॉरल प्रिंसिपल, उसके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पे वो वर्क करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पर्सन है, अब उसको वो कार चला रहा है, वहीं इड क्या कहता है कि इसको मतलब जितनी स्पीड से ना 500 की स्पीड उस पर चलाओ, ठीक है। वहीं सुपर ईगो क्या कहता है, उसका मॉरल प्रिंसिपल कि नहीं, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो उन दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उन दोनों को, उसको ईगो क्या करता है, मेंटेन करता है, वहाँ उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। और वो ये कहता है कि हम गाड़ी चलाएंगे लेकिन एक खाली रोड पे चलाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा कि हमारा एक्सीडेंट भी नहीं होगा और जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी विश है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद बात करें टोपोग्राफिकल मॉडल होता है, जिसमें मेनली कंसिस्ट लेवल ऑफ माइंड, जो लेवल ऑफ माइंड है इसमें बताया जाता है। जैसे 3 टाइप्स का होता है, कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये मेनली जो फ्लूड थे उन्होंने, सिगमंड फ्लूड ने बताया था कि जो मेनली हमारा ब्रेन होता है वो एक आइसबर्ग की तरह होता है, कि जो इसका बोल सकते हैं कि अधिकतर पार्ट जो होता है वो अनकॉन्शियस वाला होता है, थोड़ा बहुत कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस वाला होता है। तो जो कॉन्शियस लेवल होता है इसमें इंडिविजुअल क्या होता है, उसकी सराउंडिंग से अवेयर होता है, जबकि प्री कॉन्शियस में बिलो द मार्जिन, मतलब कॉन्शियस भी बोल सकते हैं और अनकॉन्शियस, मतलब उसको पता तो होता है लेकिन इतना पता नहीं होता है। जैसे एग्ज़ाम में कुछ पर्सन्स होते हैं कि उनको जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर है वो कहीं ना कहीं प्री कॉन्शियस माइंड या सेमी कॉन्शियस माइंड में है तो सही, लेकिन वो याद नहीं आ रहा, तो वो इसके अंदर आएगा। और अनकॉन्शियस लेवल जो होता है जिसमें पर्सन अनअवेयर होता है अपनी सराउंडिंग से, ठीक है। फिर थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी की हम बात करें, फ्रूड ने दी थी। तो इसमें फर्स्ट आती है ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी एंड जेनाइटल स्टेज। मेनली 5 टाइप्स की स्टेज आती है जब बेबी का बर्थ होता है, उसके बाद से लेकर जब एडोलिसेंट या फिर उसकी जो भी डेथ होती है तब तक का जो पीरियड होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ओरल स्टेज जो होती है वो 0 to 18 मंथ वाली एज होती है। इसमें बच्चे को क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे ब्रेस्ट फीड करने से, किसी चीज़ को शक करने से उनको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। स्वेलिंग वो करते हैं मेनली, ठीक है, बाइटिंग करते हैं। इसके अलावा एनल स्टेज जो कि 18 मंथ से 3 इयर्स की स्टेज होती है, इसके अंदर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को। इसके अलावा उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो क्या करता है कि होल्ड करता है, मतलब उसको इतना उसको आइडिया हो जाता है कि कब यूरिन होल्ड करना है, कब उसे एक्सपेल आउट करना है वेस्ट प्रोडक्ट को, तो उसको पता चलता है। फेलिक जो स्टेज होती है ये 3 to 6 इयर्स की होती है, जिसमें प्लेजर टू ऑब्टेन, यानी जो भी उसके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको टच करने से उसको प्लेजर मिलता है। लेटेंसी स्टेज 6 to 12 इयर्स की हमें देखने को मिलती है, जिसमें मेनली प्यूबर्टी देखने को मिलती है। प्यूबर्टी डेवलप्ड हो जाती है इसके अंदर, जैसे हेयर्स का ग्रोथ होना, हेयर्स का मेल के अंदर, फीमेल में भी ग्रोथ होना, इसके अलावा ब्रेस्ट का ग्रोथ होना फीमेल में, ये सब हमें इसमें देखने को मिलती है। जेनाइटल स्टेज जो कि 12 इयर्स से जो भी बाद का पीरियड होता है, इसके अंदर क्या होता है कि मतलब पर्सन को अपोजिट सेक्स की तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और साथ में जो भी उसकी डिज़ायर्स वगैरह जो भी है साइकोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ वो उसमें परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बात करें एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी की,
तो ये किस पे बेस्ड थी, सोशियो कल्चर कॉन्सेप्ट में, जिसमें डेवलपमेंटल और पर्सनैलिटी बताई गई थी यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम स्टेज डेवलपमेंटल क्राइसिस कौन कौन से और टास्क क्या क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आती है इन्फेंसी, जो कि 0 to 1 ईयर्स की होती है, जो कि किसने दी थी, एरिक्सन ने दी थी। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग तो ओरल स्टेज, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनाइटल है। अब जो एरिक्सन थी उसके अकॉर्डिंग इन्फेंसी जो कि 0 to 1 ईयर्स होती है, इसमें क्या होता है, मेनली क्राइसिस डेवलप होता है, बेसिक ट्रस्ट, या तो वो जो बच्चा होगा उसमें बेसिक ट्रस्ट डेवलप होगा या फिर मिसट्रस्ट डेवलप। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके एनवायरनमेंट में उसको कैसा प्रॉपर कैसी केयर दी जा रही है। तो चाइल्ड को क्या रिसीव करनी होती है, प्रॉपर केयर उसको मिलता है, तो उसमें क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। लेकिन जब ये स्टेज सक्सेसफुल नहीं होती है, अनसक्सेसफुल होती है, तब इसमें क्या हो जाता है, मिसट्रस्ट, कि चाइल्ड को प्रॉपर ट्रस्ट नहीं, मतलब उसको प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रही, तो उसकी वजह से उसमें मिसट्रस्ट डेवलप होगा। सेकेंड आती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो 2 to 3 ईयर्स की होती है। इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट देखने को मिलता है कि चाइल्ड क्या करता है कि मोटर स्किल्स को लर्न करता है, वो इंडिपेंडेंस बनने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं उसमें इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है कि खुद के काम खुद से करना लगता है। लेकिन अगर इसमें किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन आता है तो उसके अंदर मेनली हमें क्या देखने को मिलता है, डाउट देखने को मिलता है। फिर आती है मिडिल चाइल्डहुड, जो कि 4 to 5 ईयर्स की होती है। इसके अंदर इनिशिएटिव एंड गिल्ट देखने को मिलता है कि चिल्ड्रंस क्या बनाता है, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती है उसके रिगार्डिंग वो खुद प्लान बनाता है। लेकिन अगर इसमें किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म उसको देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गिल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जैसे उसने कोई प्लान बनाया और उसको प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाया वो प्लान, तब उसकी वजह से उसको क्या देखने को मिलेगा, मेनली गिल्ट देखने को मिलेगा। फिर आती है लेट चाइल्डहुड, जो कि 6 to 11 ईयर्स की होती है, जिसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी देखने की मिलती है कि चाइल्ड में सेंस पीरियड, मतलब उसमें सेंस डेवलप हो जाता है मेनली, वो उसको मतलब उसको खुद में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें हमें देखने को मिलता है कि वो क्या करता है, जो भी उसके पोटेंशियल फीडबैक वगैरह उन चीज़ों के रिगार्डिंग देता है। लेकिन अगर इस स्टेज में किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन आता है तो उसकी वजह से उसको इन्फ्योरिटी देखने को मिलती है। फिर आता है एडोलिसेंस, जो कि 12 to 19 ईयर्स की होती है, जिसमें ईगो, आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ कन्फ्यूज़न हमें देखने को मिलता है कि एडोलिसेंट के अंदर पर्सन क्या होता है कि मोर इंटरडिपेंडेंसी हो जाती है, वो खुद के काम खुद करने लगता है, अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग खुद की आइडेंटिटी वो करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इसमें किसी भी प्रकार का अल्टरेशन आता है तो उसकी वजह से कन्फ्यूज़न हमें वहाँ देखने को मिलता है। फिर आता है यंग एडल्टहुड, जो कि 18 to 35 ईयर्स की होती है। इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल मर्ज करता है दैट आइडेंटिटी को इन ऑर्डर टू अचीव द इंटीमेसी, यानी अपनी आइडेंटिटी को वो किसी अन्य में देखने की कोशिश करता है। वो दूसरों लोगों के साथ मिलकर जो भी उसकी सक्सेस है उसके रिगार्डिंग वो काम करता है, जो भी उसके गोल्स हैं उनके रिगार्डिंग। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से ये फेल हो जाती है तो वो किसको लीड करता है, आइसोलेशन को, यानी सेपरेशन उसमें हमें देखने को मिलता है। फिर आता है मिडिल एडल्टहुड, जो कि 35 to 55 ईयर्स की होती है। इसमें जनरेटिविटी एंड स्ट्रेगनेशन हमें देखने को मिलता है, स्ट्रेचिनेशन। इसमें इंडिविजुअल क्या करता है, इन्वेस्ट क्रिएटिव एनर्जी इन प्रमोटिंग द सोशल वेलफेयर, किसमें वो क्या करता है, जनरेट करता है, जो भी अपनी सोशल एक्टिविटीज़ होती है उसमें वो प्रमोट करता है, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से ये फेल हो जाती है तो उसमें स्टेजिनेशन देखने को मिलता है। फिर आती है ओल्ड एज, जो कि 55 to 60 ईयर्स की होती है, जिसमें ईगो, इंटीग्रिटी एंड डिसअपियर देखने को मिलता है हमें। इसके अंदर पीरियड होता है जिसके अंदर अगर वंस प्रोडक्टिविटी विच कम विद द रिटायरमेंट बट इट अ पर्सन सीन लाइफ बीइंग अनप्रोडक्टिव, कि इसमें पर्सन रिटायर हो जाता है, मतलब जितनी भी उसकी नीड्स होती है पहले ऊपर की, माइल्ड, यंग, एडोलिसेंट, लेट चाइल्ड, जितनी भी चीज़ें होती है वो सब इसमें कंप्लीट हो जाती है, वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ने लगता है पर्सन। और जो भी, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का इसमें अल्ट्रेशन आता है तो उसकी वजह से उसको गिल्ट देखने को मिलता है एंड डिसअपियर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दिस इज़ द पर्सनैलिटी, जिसके अंदर हमने एरेक्शन थ्योरी पढ़ी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी पढ़ी जो कि फ्रूड ने दी थी, इसके अंदर कंसिस्ट लेवल ऑफ माइंड पढ़े, साइको एनालिसिस पढ़ी या डायनेमिक्स हम बोल सकते हैं वो हमने पढ़ा। इसके अलावा टाइप्स पढ़े, कौन कौन सी पर्सनैलिटी होती है, और फिर इसके अंदर हमने इसके फैक्टर्स पढ़े और पर्सनैलिटी क्या है उसके बारे में हमने जाना। तो अगर किसी को भी इसमें डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, और धन्यवाद।